दुनिया की नजरें जहां एक ओर मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दक्षिण पूर्व एशिया में हलचल तेज कर दी है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपने पड़ोसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने आधिकारिक बयान जारी किया, जिनके अनुसार ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के सिनपो इलाके से लॉन्च की गई। सिनपो उत्तर कोरिया का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक केंद्र है, जो अक्सर पनडुब्बी आधारित मिसाइल तकनीक के परीक्षण के लिए जाना जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जिन्होंने समुद्र में गिरने से पहले लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि उन्होंने अपनी निगरानी व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है और वे अमेरिका और जापान के साथ पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं। मध्य पूर्व संकट और प्योंगयांग की टाइमिंग। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन परीक्षणों का समय बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वर्तमान में वैश्विक महाशक्तियां, खास तौर पर अमेरिका, मध्य पूर्व में संघर्ष में गहराई से उलझा हुआ है। उत्तर कोरिया इस स्थिति को एक सुरक्षित खिड़की के रूप में देख रहा है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों या कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया के डर के बिना अपनी हथियार प्रणाली को उन्नत कर रहा है। यह इस साल उत्तर कोरिया द्वारा किया गया 7वां सबसे बड़ा परीक्षण है और अगले अप्रैल माह में चौथी बार ऐसी गतिविधि देखी गई है। जापान और दक्षिण कोरिया का कड़ा आरोप। इस घटना के तुरंत बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में इन परीक्षणों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर उकसावा करार दिया गया। वहीं जापान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि मिसाइलें उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर के समुद्री इलाके में गिरी हैं। टोक्यो ने प्योंगयांग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि परीक्षण न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी खतरा है। जापान ने स्पष्ट रूप से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है जो उत्तर कोरिया को किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक गतिविधि से प्रतिबंधित करते हैं। उत्तर कोरिया की इन लगातार बढ़ती गतिविधियों ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को एक रक्षा सहयोग की ओर धकेल दिया है। अब ये तीनों देश एक ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जो मिसाइल लॉन्च होते ही उसका डेटा रियल टाइम में साझा करती हैं। ये तकनीक न केवल मिसाइल को ट्रैक करने में मदद करती है, बल्कि संभावित खतरे की स्थिति में त्वरित जवाबी कार्रवाई भी सुनिश्चित करती है। उत्तर कोरिया का एक कदम दर्शाता है कि वो परमाणु हथियारों के प्रसार की अपनी राह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग उन का प्रशासन भविष्य में किसी भी कूटनीतिक बातचीत से पहले अपनी सैन्य स्थिति को अजेय बनाना चाहता है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब दुनिया का ध्यान कहीं और होता है, तो उत्तर कोरिया अपनी क्षमताओं को परखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी कर ईरानी जहाजों को इस रास्ते से न गुजरने देने की धमकी दी है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस नाकेबंदी को आसानी से चकमा दे रहा है और इस रास्ते से कई जहाजों को बाहर निकाल लाया है। नाकेबंदी लागू होने के बाद से ईरान से जुड़े कई टैंकर रास्ते से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। इसका मकसद इस नाकेबंदी के जरिए ईरान के तेल और गैस निर्यात को रोकना और इस अहम समुद्री रास्ते पर उसका नियंत्रण कमजोर करना था। 12 अप्रैल को नाकेबंदी की घोषणा हुई और 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ने इसे लागू करना शुरू किया। अमेरिका ने उतारे कई युद्धपोत। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा सैनिक, मरीन, एयरमैन और 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और कई विमान तैनात किए गए हैं। पहले 24 घंटों में अमेरिका ने दावा किया था कि कोई जहाज नाकाबंदी पार नहीं कर पाया है और 6 व्यापारिक जहाजों को वापस लौटा दिया गया। इसके बावजूद ईरान से जुड़े जहाज यहां से लगातार गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमोरोस झंडे वाला एपलिस नाम का टैंकर, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है, ईरान के बुशर पोर्ट से निकलकर बिना रोके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर गया। इसी तरह मेडागास्कर झंडे वाला मुरलिकेशन टैंकर, जो पहले रूसी और ईरानी तेल ढो चुका है, वो भी इसी रास्ते से गुजर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज खुद को ट्रैक होने से बचाने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS ट्रांसपोंडर को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन और पहचान छिप जाती है और वे डार्क हो जाते हैं। वहीं कुछ जहाज स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे गलत लोकेशन और गंतव्य की जानकारी भेजते हैं। इसके अलावा कुछ जहाज पूरी तरह से किसी दूसरे जहाज की पहचान अपना कर चलते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि
की नाकेबंदी लागू होने के बाद इस तरह की गतिविधियों में तेजी आई है। ईरान से जुड़े जहाज अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने 9 अंकों वाले यूनिक नंबर को तक बदल रहे हैं। कुछ जहाज ज़ॉम्बी आईडी या फिर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा तरीका रूस पहले इस्तेमाल करता था। वहीं कुछ जहाज खुद को स्टेटलेस यानी बिना किसी देश के रजिस्ट्रेशन वाला भी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान के जो जहाज हैं वो आसानी से होर्मुज क्रॉस कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका इसके बाद क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही हाई प्रोफाइल शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान ने ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी है। जिस बातचीत को लेकर वैश्विक स्तर पर उम्मीदें बंधी हुई थी वह अब शुरू होने से पहले ही संकट में घिरती नजर आ रही है। दरअसल ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी 2 अहम शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे और अमेरिकी पक्ष को सकारात्मक प्रगति की उम्मीद थी। ईरान की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि लेबनान में तत्काल युद्ध विराम लागू किया जाए। हाल के दिनों में दरअसल बढ़ती हिंसा और इजरायल के हमलों को लेकर तेहरान पहले से नाराज रहा है। दूसरी मांग और भी ज्यादा संवेदनशील है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को बातचीत शुरू होने से पहले ही रिलीज किया जाए। कालीबाफ ने दो टूक कहा है कि इन शर्तों के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वह पहले शर्तें फिर बातचीत की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज हो गई है। वॉशिंगटन इस वार्ता को क्षेत्रीय तनाव कम करने के बड़े मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने पूरी रणनीति को झटका दे दिया है। अब अमेरिका के सामने 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वह ईरान की मांगों पर विचार करे या फिर वार्ता के विफल होने का जोखिम उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित सेरेन होटल में इस बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान इस अवसर को खुद को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में स्थापित करने के मौके के तौर पर देख रहा था, लेकिन अब ये पहल अधर में लटकती हुई दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम केवल कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी है। वह क्षेत्रीय मुद्दों खासतौर पर लेबनान और इजरायल को अलग अलग